शाम का वक्त था। झोपड़ी में ललिता अपनी 5 साल की बेटी मधु और अपने पति महेश के साथ बैठी थी। तभी उसे खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी और ललिता डर गई। देखो जी, कब तक जगे रहेंगे? सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? अभी तो 7 बजे हैं। इतना सवेरे कौन सोता है? अरे, सुबह काम करने भी जाना है। तुम और मधु दोनों सो जाओ। फिर ललिता अपने पति और बेटी को सुला देती है। जैसे ही दोनों को नींद आती है, वो चोरी छुपे घर से निकल पड़ती है और तालाब के किनारे आ जाती है। देखो ललिता, मैंने तुम्हारा पूरे 5 साल तक इंतजार किया। तुम 5 सालों तक मिलने नहीं आई। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती और अपने बच्चे और पति को भी नहीं छोड़ सकती। तुम तो जानते हो, वो सिर्फ 5 साल की है। वो कैसे रह पाएगी मेरे बिना? तो सोच लो, तुम मुझे और अपने पति बेटी में से किसी एक को चुन लो। मैं अब और इंतजार नहीं करने वाला। अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, ठीक है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए अगर अपने पति और बच्चे को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो चलो अभी इसी वक्त मेरे साथ। अभी नहीं, मुझे 1-2 दिन का वक्त दो ना। नहीं, मैं तुम्हें अब 1 सेकंड का वक्त और नहीं दूंगा। और 2 दिन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर ललिता और बिरजू रात के अंधेरे में गांव से दूर चले जाते हैं। सुबह होते ही महेश दिखता है। अरे, इतनी सुबह सुबह ललिता कहाँ चली गई? लगता है कुएं से पानी लाने गई है। मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मधु भी उठने वाली होगी। लेकिन इतने सवेरे ललिता पानी लेने नहीं जाती थी। फिर कहाँ जा सकती है? मुझे देखना चाहिए। फिर महेश घर से निकल पड़ता है और पूरे गांव में तलाश करता है, पर ललिता कहीं नहीं मिलती। भगवान, ये ललिता कहाँ चली गई? मैं सब जगह ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूं, पर वो मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? महेश पड़ोस के घर जाकर पूछता है। अरे सुगंधा काकी, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मधु भी उठने वाली है और वो उठते ही चिल्ला देगी अगर उसे खाना नहीं मिला तो। अरे, तुम्हारी पत्नी इतनी सवेरे कहाँ जा सकती है? देखो, शायद घर पर ही होगी। मैंने उसे सब जगह तलाश कर लिया, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं तुम्हारी पत्नी भाग तो नहीं गई? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी पत्नी मुझसे और मेरी बेटी से बहुत प्रेम करती है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है। सोच लो, अगर वो घर पर नहीं है तो जरूर वो भाग गई होगी। उसकी शादी से पहले उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और जरूर वो अपने प्रेमी के साथ ही भाग गई होगी। महेश कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। सुबह से शाम बीत जाती है। अचानक मधु जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुप चुप हो जा बेटी, तुम्हारी माँ आ रही होगी। जरूर वो कहीं चली गई होगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। फिर महेश कटोरी में दूध लेकर आता है, लेकिन मधु दूध नहीं पीती और हाथ मारकर गिरा देती है। ये क्या? तुमने दूध क्यों गिरा दिया? लगता है तुम्हारी माँ इस दूध में कुछ मिलाया करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या मिलाती थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, पर ललिता का कोई पता नहीं चलता। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। 2 दिन हो गए, उसका कोई पता नहीं, और मैं घर का कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूं। मधु को जैसे तैसे संभालना है। अगर ललिता नहीं मिली तो कैसे मैं मधु की जिम्मेदारी उठा पाऊंगा? महेश सिर पर हाथ लेकर बैठा रहता है। तभी सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे महेश, मैं देख रही हूँ 2 दिनों से तू ही घर का सारा काम कर रहा है।
तेरी बेटी दिन भर रोती रहती है। इसकी माँ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया, उसके मैके तक गया, पर वो अपने मैके में भी नहीं गई। पता नहीं कहाँ चली गई। अरे तू नहीं जानता, तेरी पत्नी भाग गई होगी। उसका प्रेमी था। मैं हर रोज उसे तालाब के किनारे किसी से बात करते हुए देखता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तेरी पत्नी सच में तुझे छोड़कर भाग जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं जानता था कि उसका शादी से पहले किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, लेकिन मैंने सोचा था कि कोई उसे बदनाम करना चाहता है, इसीलिए मैंने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो मेरे और मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती है। देखो, जो एक बार गलत रास्ते पर चल जाती है, 2 बच्चों की माँ क्यों ना बन जाए, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतनी मासूम बच्ची को कैसे छोड़कर चली गई? कितनी पत्थर दिल थी वो औरत। सभी गांव वाले ललिता की निंदा करने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब मैं क्या करूं? पूरे गांव में कहीं उसने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कम से कम मेरी 5 साल की बच्ची की वजह से तो रुक जाती। कितनी पत्थर दिल है वो। लेकिन अब मैं क्या करूं? किसी तरह मुझे अपनी पत्नी की जिम्मेदारी उठानी ही होगी। महेश घर में बैठा सोच रहा था। एक काम करता हूं, खाना बना लेता हूं। भूख तो बहुत जोर से लगी है। महेश खाना बनाने लगता है, लेकिन अचानक उसका सारा खाना जल जाता है। ये क्या हो गया? मैं तो ढंग से एक सब्जी भी नहीं बना पा रहा, फिर ये खाना कैसे बनाऊंगा? लेकिन जैसे तैसे महेश जल्दी से रोटी और सब्जी बनाकर रख देता है और घड़ा लेकर कुएं की तरफ निकल पड़ता है। वहीं सभी महेश को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे क्या कर रहा है महेश? एक पत्नी छोड़कर भाग गई और तू चला है औरतों वाला काम करने के लिए। अगर औरतों वाला काम करेगा फिर काम कब करेगा? तू अपनी दूसरी शादी कर ले। नहीं, कुछ भी हो जाए, एक औरत तो मुझे छोड़कर भाग गई। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। जब तक हो सके मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी जरूर उठाऊंगा। फिर महेश कुएं से पानी लेकर अपने घर वापस आता है। वो देखता है कि मधु के सर से खून गिर रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मधु, तुम्हारे सर पर यह चोट कैसे लगी? मैं पानी लाने गया था, तब तक तुम गिर गई क्या? महेश फूट फूट कर रोने लगता है। तभी सुगंधा आती है। बेटा, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रहे हो? देखो ना काकी, मैं पानी लाने गया था, तब तक मधु के सर से खून निकल रहा था। लग रहा है कहीं गिर गई होगी। देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी को गए हुए 1 सप्ताह से ऊपर हो गया है। मैं तो कहती हूँ तुम दूसरी शादी कर लो। तुम तो जानती हो, सौतेली माँ कभी भी मेरी बेटी को ढंग से प्यार नहीं करेगी। मेरी बेटी की माँ ने उससे अपनी ममता छीन ली। मैं नहीं चाहता कि कोई और उसका जीना हराम कर दे, इसीलिए मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। देखो, मेरे नजर में एक लड़की है, उसका नाम प्रीति है। वो दिल की बहुत अच्छी है। तुम सच में शादी कर लो। हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। 100 में से 1-2 ही ऐसी निकल जाती है, लेकिन हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। वो तुम्हारी बच्ची को बहुत प्रेम करेगी। मेरी बात मान लो। ठीक है, तो अगर आप इतना कहती हैं तो मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूं। फिर कुछ दिन बीतते हैं। महेश प्रीति को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आता है। देखो प्रीति, मैंने सबके कहने पर तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन ये मेरी बेटी 5 साल की मधु है। इसकी माँ छोड़कर चली गई। अब इसे तुम्हें माँ का प्यार देना है। मेरी यही इच्छा है। मैंने अपने लिए शादी नहीं की, बल्कि अपनी मासूम बेटी के लिए किया। हाँ जी, क्यों नहीं, चिंता मत करिए। मैं मधु को हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे वक्त बीतता है।
एक दिन प्रीति कुएं में पानी भर रही होती है। तभी सुगंधा आती है। देखो प्रीति, तुम्हारी शादी को पूरे 2 साल हो गए, अभी तक तुम्हारा एक भी बच्चा क्यों नहीं हुआ? आप तो जानती है कि महेश जी को अपनी बेटी मधु से कितना प्रेम है। वो दूसरा बच्चा नहीं चाहते। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी खुद कोई औलाद हो। अगर मेरा बच्चा होगा तो मेरा प्यार मधु से बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं अपना बच्चा नहीं चाहती। पर एक बच्चा तो कर लो, अपना बच्चा होना जरूरी है। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं पूरा प्यार मधु को ही दूंगी। मैं किसी बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर प्रीति पानी लेकर घर वापस आती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। मधु प्रीति और महेश के प्यार में बड़ी होती है, साथ ही वो जिद्दी होती चली जाती है और देखते ही देखते 15 साल बीत जाते हैं। मधु, ये क्या, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ। देखो, मैंने तुम्हें कहा था मुखिया और जमींदार की बेटी की संगत छोड़ दो, वो ठीक नहीं है। वो सब बड़े घर की बेटी है, उसकी बराबरी मत किया करो। माँ, कुछ मत कहो, मुझे बस 50 रुपए चाहिए, जिससे मैं बाजार से कुछ सामान लूंगी। अरे, मैंने कल ही तुम्हें 200 रुपए दिए थे। देखो, पैसे मेरे पिताजी कमाते हैं, आप नहीं, समझी? जब मेरे पिताजी मुझे रोक टोक नहीं करते तो फिर आप मुझे रोकने वाली कौन होती हो? मुझे 50 रुपए चाहिए। ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं लेकर आती हूँ। फिर प्रीति घर के अंदर से 50 रुपए लाकर मधु के हाथ में रख देती है। देखो, पैसे दे दिए, लेकिन शाम होने से पहले घर आ जाना। मधु बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। अरे मधु बेटी, कहाँ जा रही हो? बस मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ काका। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मारती पीटती तो नहीं है? नहीं, उसकी इतनी हिम्मत कहाँ। पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आप लोगों ने भी इतना साथ दिया है कि वो मुझे छूने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी सौतेली माँ किसी चीज की तकलीफ कर दे तो हमारे पास आना, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, मैं जानती हूँ आप सब मेरे साथ हैं। मेरी सौतेली माँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बात जानती हो? क्या? तुम्हारी सगी माँ ललिता यहीं जंगल के पास एक घर में अपने दूसरे पति के साथ रहती हैं। सच में? मेरी सगी माँ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। देखो, मैंने ये बात तुम्हें बताई, अपनी पिता और अपनी माँ को मत बताना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, पर आज मैं अपनी माँ से मिलकर रहूंगी। ठीक है, ध्यान से जाना, कोई ये बात जान ना पाए। फिर मधु वहां से निकल पड़ती है और घने जंगलों से होते हुए एक घर के सामने रुक जाती है। लगता है यही घर मेरी माँ का है, मुझे घर के अंदर जाना चाहिए। फिर मधु दरवाजा पीटने लगती है। तभी ललिता घर से बाहर निकलती है। अरे, ये क्या, तुम कौन हो और मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो? मैं मधु हूँ और मैं यहाँ अपनी माँ से मिलने आई हूँ। मेरी माँ ललिता इसी घर में रहती है। अरे हाँ, मैं ही तो ललिता हूँ। अरे मेरी बेटी, तुम तो पूरी बड़ी हो गई हो। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। माँ, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली आई? मुझे माफ कर दो बेटी, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे पिता से प्रेम नहीं करती थी और उन्होंने मुझे जबरदस्ती अपने पास रखा था और मेरे माता पिता ने जबरदस्ती तुम्हारे पिता से मेरी शादी कर दी। पर मैं क्या करती, जिंदगी में प्रेम ही मायने रखता है और अपने प्रेम के साथ जीवन बिताना सबसे अहम होता है। हाँ माँ, तुमने ठीक कहा,
कि बिना प्रेम का कोई किसी के साथ पूरा जीवन कैसे बिता सकता है। वैसे मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई। आ जाओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे फिर जाना भी है। जाने में मुझे बहुत वक्त लग जाएगा, इसीलिए मुझे जाना होगा। ठीक है बेटी, एक काम करना, कल से अब मैं भी तुमसे मिलने आया करूंगी। वैसे गांव तो नहीं जा सकती, लेकिन हम घने जंगलों के तालाब के किनारे, वहीं पर मैं भी तुमसे मिलने आया करूंगी और तुम भी आ जाया करना। अब तो हम मिले हैं तो बराबर मिलेंगे। हाँ माँ, क्यों नहीं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मधु कहती है, आपने प्रेम के लिए इतना बड़ा कदम उठाया तो आप कितने प्रेम करते होंगे, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मैं भी किसी और से प्रेम करती हूँ। क्या सच में? बताओ बेटी, किससे प्रेम करती हो? एक जमींदार का बेटा सूरज है, उसी से मैं बहुत प्रेम करती हूँ। ये बात मैंने ना तो पिताजी को बताया है और ना ही अपनी सौतेली माँ को। अच्छा, तुम्हारी सौतेली माँ है, वो तुम्हें मारती पीटती तो नहीं है? अगर वो तुम्हें मारेगी पीटेगी तो मुझे बताना, फिर मैं दोनों का क्या हाल करती हूँ। नहीं नहीं माँ, वो मुझे मारती नहीं है और उसे डर भी है। अरे पूरे गांव वाले मेरे साथ है, अगर उसने मुझे छूने की भी कोशिश की ना तो सब उसकी खाल उधेड़ देंगे। फिर ठीक है, अरे सौतेली सौतेली बनकर ही रहेगी, समझ गई ना? और उसने कभी भी तुम्हें छुआ तो यूं समझ लेना कि तुम्हारी भी एक माँ यहाँ बैठी हुई है। हाँ माँ, अब मैं चलती हूँ। फिर मधु मुस्कुराते हुए वहां से चली आती है। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीतता है और मधु हर वक्त ललिता से मिलती रहती है। तभी एक दिन मधु जैसे ही तैयार होकर घर से निकलती है। देखो मधु, मैं तुम्हें इतने दिनों से रोक नहीं रही हूँ, लेकिन तुम हर दिन कहाँ जाती हो? मैं तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं कह रही, क्योंकि वो तुम पर गुस्सा करेंगे, इसीलिए मैं खुद पूछ रही हूँ। बताओ, तुम किससे मिलने जाती हो? देखो, मेरा भी अपना जीवन है और मैं अपने निजी जीवन में क्या करती हूँ इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखो, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, ये सब जानने का मुझे पूरा हक है। नहीं, तुम मेरी सगी माँ नहीं हो, सौतेली माँ हो, और सौतेली माँ को ये जानने का कोई हक नहीं होता। समझ गई ना? मुझे जाने दो। फिर मधु वहां से निकल पड़ती है और तालाब के किनारे सूरज के पास पहुंच जाती है। देखो मधु, मैं पूरे 1 साल से तुमसे प्रेम करता हूँ, पर तुमने मुझे कभी छूने तक नहीं दिया। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना ही पड़ेगा। अगर इस बार तुमने मुझे छूने नहीं दिया तो देखना, मैं तुम्हें छोड़कर पक्का चला जाऊंगा। ऐसा मत करना, भगवान के लिए, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती हूँ। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और कई घंटे साथ बिताते हैं। तभी दूर खड़ी सुगंधा ये दृश्य देख लेती है और परेशान होकर प्रीति के पास आती है। क्या हो गया? आज आप बहुत परेशान लग रही हो। तुमने अपनी सौतेली बेटी पर लगाम क्यों नहीं लगाई? वो जमींदार के बेटे सूरज के साथ तालाब के किनारे थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो लड़का बहुत घटिया किस्म का है, कई लड़कियों को धोखा देकर छोड़ चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मधु ऐसा नहीं कर सकती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी भी वक्त है, ये औरतों वाला मामला है, तो तुम अपने हिसाब से अपनी बेटी को संभाल कर रखो। फिर सुगंधा चली जाती है। हे भगवान, वो क्या कर रही है? मुझे किसी भी तरह उसे समझाना ही होगा। इतने में मधु सामने से आती है।
मधु, तुम कहाँ गई थी? तुम जमींदार के बेटे सूरज से क्यों मिल रही हो? तुम नहीं जानती वो कितना घटिया किस्म का इंसान है। पूरे गांव वाले जानते हैं उसने कितनी लड़कियों के साथ धोखा किया है। आज के बाद तुम उससे कभी नहीं मिलोगी। देखो, तुम कोई नहीं हो मुझे रोकने वाली। मैं प्रेम करती हूँ और प्रेम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब मेरी माँ प्रेम के लिए अपने पति को छोड़ सकती है, तो मैं अपने प्रेम के लिए आपको क्यों नहीं छोड़ सकती? इसीलिए आइंदा दोबारा ये बोलने की हिम्मत मत करना। फिर प्रीति गुस्से में आ जाती है और जोरदार थप्पड़ मधु के गाल पर मार देती है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? देखना अब मैं क्या करती हूँ। मैं जाकर पिताजी को सब बता दूंगी, फिर देखना पिताजी तुम्हें कितना मारेंगे। तुम बड़ी हो गई हो, अगर तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वो तुम्हें मारकर फेंक देंगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मधु कुछ नहीं कहती और गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीतता है। अचानक मधु को उल्टियां आने लगती हैं। लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं। एक काम करती हूँ, मैं वैद्य अम्मा के पास जाती हूँ। मधु घर से निकल पड़ती है और एक बूढ़ी औरत के पास पहुँचती है। अम्मा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत उल्टियां आ रही है। बूढ़ी औरत जैसे ही मधु की नस टटोलती है, ये क्या, तुम तो गर्भवती हो? नहीं, मैं गर्भवती नहीं हो सकती। ये कैसे हो गया? नहीं, ये झूठ है। नहीं, मैंने पूरी जिंदगी ऐसे ही नहीं बिताई। तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, फिर तुम माँ कैसे बन सकती हो? तभी मधु घबरा जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और मधु घबराकर तालाब के किनारे जाती है। अभी तक सूरज आया क्यों नहीं? जैसे ही सूरज आएगा मैं उसे ये बता दूंगी और फिर वो मुझसे शादी कर लेगा। फिर सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तभी सूरज वहां आ जाता है। क्या हो गया मधु? आज तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। देखो सूरज, मैं गर्भवती हो गई हूँ और मैंने अभी तक तुमसे शादी भी नहीं की। तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो, वरना मैं पूरे गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे तुम जैसी गरीबों की बेटियां सिर्फ समय पास करने के लिए होती हैं, शादी करने के लिए नहीं। मेरी पत्नी तुम जैसी शादी से पहले गर्भवती नहीं होती, समझ गई? भगवान के लिए ऐसा मत करो। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ, मैं मर जाऊंगी। लेकिन सूरज वहां से चला जाता है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ, शायद वो मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएगी। फिर मधु रोती हुई ललिता के पास जाती है। अरे क्या हो गया? तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बताया था कि मैं जमींदार के बेटे सूरज से प्रेम करती हूँ, लेकिन उसने मुझे गर्भवती कर दिया और मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अगर इस हालत में मैं घर गई तो पिताजी मुझे जान से मार देंगे। तुमने क्या क्या किया बेटा? तुम गर्भवती कैसे हो गई? तभी इतने में बिरजू आ जाता है। ये क्या, तुम्हारी बेटी यहाँ क्या कर रही है? वो क्या है ना कि कभी कभी ये मुझसे मिलने आ जाती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि अपनी इस बेटी से मिलना बंद करो। अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और जाओ जहां जाना है। ऐसा मत करो, भगवान के लिए मैं अपने पति और बच्चे को छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अब तो कोई जगह भी नहीं है। ठीक है, अगर तुम मेरे पास रहना चाहती हो
तो अपनी इस बेटी को जल्दी से भगाओ यहाँ से। नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं गर्भवती हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसी हालत में मैं अपने गांव नहीं जाना चाहती हूँ। सोच लो ललिता, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो अपनी इस बेटी को भगाओ, वरना तुम भी अपनी बेटी के साथ यहाँ से निकल जाओ, और मैं इसके सिवा कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसे भगाती हूँ। तुम ये कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम मुझे इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकती हो। अरे, मैंने तुम्हें प्रेम करने के लिए कहा था, गर्भवती होने के लिए मैंने नहीं कहा था। इसीलिए तू चली जा यहाँ से। तेरी वजह से अपना घर उजड़ता हुआ नहीं देख सकती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत करो। तुम तो मेरी सगी माँ हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ। लेकिन ललिता मधु को धक्का दे देती है और घर के अंदर चली जाती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब मुझे किसी भी तरह घर जाना ही होगा। पिताजी को ये सारी सच्चाई बताऊंगी, वरना अगर किसी और से पिताजी को पता चला तो उनको कितनी चोट पहुंचेगी। मधु रोती हुई घर की तरफ जाने लगती है। वहीं महेश जैसे ही गांव से जाता है, तभी रघु और सुगंधा उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। क्या हो गया? आज तुम दोनों मेरे रास्ते पर क्यों खड़े हो? अरे, तुम्हारी बेटी गर्भवती हो गई है। आज ही वैद्य के पास गई थी और रोते हुए झोपड़ी से निकली थी। मैंने जाकर अम्मा से सब कुछ पूछा। उसने बताया कि तुम्हारी बेटी गर्भवती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे अभी उससे बात करनी है। महेश घर जाता है। प्रीति, प्रीति, मधु कहाँ है? वो पता नहीं, शायद यहीं कहीं होगी। इतने में मधु रोते हुए आती है। सच सच बताओ, तुमने क्या किया है? तुम वैद्य के पास क्यों गई थी? पूरे गांव में क्या शोर मच रहा है? क्या ये सच है? पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा था सूरज मुझसे सच्चा प्रेम करता है, इस वजह से मैंने उसका साथ दिया और मैं गर्भवती हो गई, और अब उसने मुझे ठुकरा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। प्रीति, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुमने हमारी बेटी की अच्छे से परवरिश नहीं की। अरे, बेटी को अच्छे संस्कार देना माँ की जिम्मेदारी होती है। सच में दुनिया वालों ने ठीक ही कहा है, सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है। तुमने मेरी बेटी की ढंग से परवरिश नहीं की। देखो, तुम्हारी परवरिश का क्या नतीजा निकला। फिर महेश जोरदार थप्पड़ मार देता है। अब तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। तुमने पूरे गांव में मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारी जैसी लड़की को जिंदा रहने से क्या फायदा? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। महेश खंजर निकालता है। जैसे ही मधु को मारने वाला होता है, तभी बीच में